1993 का साल रॉन के लिए बहुत ही असामान्य घटनाओं से भरा हुआ था। ये घटनाएं वास्तव में दिसंबर 1992 में शुरू हुई थीं, जब रॉन की मुलाकात संयोगवश एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उस आदमी के परिवार को जानता था, जिसने 1969 से 1982 तक रॉन के साथ बगीचे की कब्र के खुदाई में काम किया था, जहां वे वाचा के संदूक की तलाश कर रहे थे। उस युवक का नाम जमाल था। वह एक अरब था जिससे रॉन को बहुत लगाव था। यही वह छोटा युवक था जिसने रॉन को माउंट मोरिया के अंदर सुरंगों की भूल भुलैया में मिले तंग रास्तों से गुजरने में मदद की थी। यही वह युवक था जो जनवरी 1982 में उस कक्ष में गया था जहां बाद में रॉन ने वाचा का संदूक पाया और वहां से लगभग सांस लेते हुए बाहर भाग आया था। वहां अंदर क्या है? वहां अंदर क्या है? मैं अब वहां दोबारा नहीं जाऊंगा। इसके बाद वह सुरंगों से बाहर निकल गया और फिर कभी वहां नहीं लौटा। रॉन ने जमाल की कहानी सुनाई, जो उससे विनती कर रहा था कि वह उसके घर हेब्रोन चले ताकि परिवार को अजीब घटनाओं की श्रृंखला का कारण पता लगाने में मदद मिल सके। वे लोग काफी समय से इससे परेशान थे, लेकिन रॉन खुदाई से ध्यान हटाकर वहां जाना नहीं चाहता था। आखिरकार एक दिन रॉन ने प्रार्थना की और कहा कि अगर उसे वहां जाना चाहिए तो बारिश हो जाए। और जब अगले दिन बारिश हुई तो जमाल ने उसे वहां जाने के लिए मना लिया। तो जमाल ने रॉन को बताया कि उसके परिवार के घर में वे लोग अक्सर घर के पीछे के हिस्से में आग देखते हैं। जब वे देखने जाते कि क्या जल रहा है तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ना तो कोई जली हुई लकड़ी थी, ना ही जली हुई जमीन। बस कुछ भी नहीं था और वे डर गए थे। तो रॉन जमाल के साथ गया, पूरे परिवार से मिला और उनके साथ उस जगह पर गया जहां उन्होंने आग देखी थी। टैगरन की निराशा के लिए वहां देखने लायक कुछ भी नहीं था। जब वह उस जगह का निरीक्षण कर रहा था जिसे अंगूर के बाग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, उसने देखा कि वहां जमीन से निकलता हुआ एक चूना पत्थर का टुकड़ा है। रॉन ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसे चूना पत्थर पर फेंक दिया, और सभी के आश्चर्य के लिए वहां से एक आवाज आई जो ढोल जैसी भारी और ऐसी थी जैसे पत्थर के अंदर कोई खाली जगह हो। जब रॉन ने उनसे पूछा कि क्या वहां कोई गुफा है, तो वे वास्तव में किसी भी गुफा के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन फिर उन्होंने उसे एक चट्टानी इलाके का प्रवेश द्वार दिखाया जो अंदर जाने के लिए बहुत छोटा था। वे इस जगह का इस्तेमाल कचरा फेंकने के लिए करते थे, जो दिलचस्प है क्योंकि वह जगह भी जहां वह बगीचे की कब्र में खुदाई कर रहा था, उनकी कचरा फेंकने की जगह थी। और इसी पर सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन फिर दिसंबर 1992 में रॉन को पता चला कि वह परिवार अब भी उसी घर में उसी जगह पर रह रहा है, और वह सावधानी से उनसे मिलने गया, यह सोचते हुए कि क्या वे उसे याद करेंगे, या इससे भी महत्वपूर्ण, क्या वे उसे खुशी से स्वीकार करेंगे या उसके आने से नाराज होंगे। जब वह पहुंचा तो उसका स्वागत खुले दिल से किया गया, और तभी रॉन को पता चला कि यमाल अब हेब्रोन में नहीं रहता। वह 1980 के दशक में जॉर्डन चला गया था और संयोग से उसी समय वहां था जब यह निर्णय लिया गया कि जो भी फिलिस्तीनी उस समय देश के बाहर हैं, वे अब इज़राइल वापस नहीं लौट सकेंगे। मुझे विवरण नहीं पता, सिवाय इसके कि ऐसा लगता है कि उसने अप्रैल 1993 में चमत्कारिक रूप से अपनी नागरिकता खो दी थी। हम यरूशलेम से हेब्रोन जाने वाली सड़क पर थे। यह 1993 में एक खतरनाक यात्रा थी। उस समय माहौल में तनाव महसूस हो रहा था। हमें इज़राइल में 2 कारें किराए पर लेनी पड़ी, एक इज़राइली कंपनी से इज़राइल में यात्रा के लिए और दूसरी एक अरब कंपनी से फिलिस्तीनी क्षेत्र में यात्रा के लिए। अन्यथा हमारी कार पर पत्थर फेंके जाते। अगर हम इज़राइली कार में फिलिस्तीनी क्षेत्र से गुजरते थे तो हम कार की आगे की खिड़की पर एक पहचाने जाने वाला अरबी सिर पर पहनने वाला कपड़ा रखते थे, जैसा कि हमें सलाह दी गई थी। यह फिलिस्तीनियों के लिए एक संकेत था कि वे कार पर पत्थर न फेंकें। और एक बार फिर हम तनाव में थे। रॉन का मानना था कि इस परिवार की ज़मीन में असली मखपेला गुफा है, जो अब्राहम और उनके परिवार की कब्र गुफा है। उसने उन्हें पहले इस बारे में नहीं बताया था और जानता था कि यह एक संवेदनशील विषय होगा, क्योंकि वे अरब हैं और हेब्रोन में रहते हैं, पारंपरिक स्थल के पास। कहानी लंबी है और इस भाग में, पहले भाग में, हम परिवार की कहानी बताएंगे। इस स्थान के साथ मैं किसी का चेहरा नहीं दिखा सकता और उनकी पहचान की रक्षा करूंगा।
ये एक अद्भुत परिवार है और उन्होंने हमारा स्वागत वैसे ही किया जैसे अब्राहम किसी भी अजनबी का अपने घर में करता। हम उनके एक घर में रुके और उन्होंने हमें सबसे अच्छा खाना परोसा जो वे बना सकते थे। उनकी ज़मीन हेब्रोन की पहाड़ी की चोटी पर एक बड़ी समतल मैदान थी। उनके पास अंगूर के बाग थे और वे ज़मीन की खेती करते थे। एक शाम जब हम ऊपर बैठे थे, उन्होंने हमें बताया कि कैसे वे वहीं बैठकर पर्सियन गल्फ युद्ध के दौरान स्कड मिसाइलों को देख सकते थे। दिलचस्प बात यह है कि मुझे यहाँ सुरक्षित महसूस हो रहा था और रॉन को भी। मैं समझ सका कि वह जगह जहाँ उन्होंने 70 के दशक में जलती हुई आग देखी थी, यहीं ऊपर थी। इस समय तक रॉन ने उन्हें अपनी शंकाओं के बारे में बता दिया था और उन्होंने कहा कि वे भी नहीं मानते कि मकपेला गुफा का पारंपरिक स्थान असली है, और यह स्पष्ट था कि वे इस संभावना को लेकर उत्साहित थे कि उनकी जमीन पर असली गुफा हो सकती है। भाइयों में से एक और उसकी मां ने कैमरे पर बताया कि उन्होंने पिछले वर्षों में क्या देखा था। आइए उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, जारी रखिए जारी रखिए। इस समय उनकी उम्र 76 साल है। इस समय उनके 12 बच्चे हैं। इनमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी, और मैं खुद उन सब में सबसे छोटा हूँ। मेरे भी 2 बच्चे हैं और उनके कई पोते पोतियाँ हैं। ठीक है, अच्छा, क्या वह सच में वही व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार उस रोशनी को देखा था? उन्होंने देखा कि हमारी जमीन पर वह रोशनी बार बार आती और गायब हो जाती थी। और मुर्गी भी, और मुर्गी। उन्होंने उन्हें नहीं देखा। जिसने उन्हें देखा वह मेरी बहन है। क्या तुम्हारी बहन ने यह देखा था? हाँ, ठीक है। क्या आपके भाई ने हाल ही में किसी सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखा है? करीब 6 साल पहले उसने एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए व्यक्ति को देखा था। 6 साल पहले। और वह आदमी एक बहुत बड़ी गुफा में चला गया और मेरा भाई इससे डर गया, इसीलिए उसने यह नहीं देखा कि वह आदमी कहाँ गया, और वह पूरी तरह से हमारी नज़रों से ओझल हो गया जब वह धीरे धीरे उस अंधेरी और रहस्यमयी गुफा में जाने लगा। और मेरा दूसरा भाई जो पास में था, उसने साफ साफ कुछ अजीब और परेशान करने वाली आवाज़ें सुनी जो उस गुफा की गहराई से आ रही थी। जानते हो, मुझे लगता है जमाल ने मुझे इसके बारे में बहुत पहले 1979 में बताया था। और मैं आया, जमीन पर थपथपाया और जमीन खोखली निकली। खैर, यह जगह भगवान के लिए खास है, मुझे इसमें पूरा यकीन है। यहाँ बहुत कुछ होता है, लेकिन सच कहें तो हम इसे पूरी तरह से समझा नहीं सकते या सच में पूरी तरह समझ नहीं पाते, क्योंकि कभी कभी जब आप कुछ अप्रत्याशित या बिल्कुल अनजाना देखते हैं तो गहरा डर महसूस होता है और दुर्भाग्यवश उसी पल इसका एहसास नहीं होता। बिल्कुल सही। वास्तव में आप इसे साफ साफ नहीं देख सकते क्योंकि आप डरे हुए होते हैं। ये हमारे साथ भी होता है। हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, अमेरिका में हम इसे गूज बम्प्स कहते हैं। शायद, मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। हाँ, हम इसे बिल्कुल इसी नाम से बुलाते हैं। हमारे पिता ने हमें बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार देखा है। तो वे बड़ी हड्डियाँ जिनके बारे में तुम्हारी माँ ने तुम्हें बताया था, क्या वे इसी गुफा से आई हैं या तुम्हें नहीं पता? मैं उनसे पूछूंगा। मुझे नहीं पता। ठीक है, कृपया। क्या उसने उन्हें ज़मीन पर देखा था? नहीं। आसमान में? नहीं। गुफा में? हाँ। और उनके दांत भी थे, बड़े दांत। क्या आप क्यूबा में हैं? हाँ। बड़े दांत, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, वे वास्तव में पीले खोपड़ी थे। पीली खोपड़ियाँ। उसे कहिए कि वह अपने हाथों को लगभग उसी आकार का रखे जैसे खोपड़ियाँ हैं, उदाहरण के लिए लंबाई और चौड़ाई में। अगर आप उसे वहाँ नहीं ढूंढ पाते हैं तो तुरंत घबराने या यह सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ खो गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी चीज़ अपनी सामान्य जगह पर नहीं मिलती और उसे ढूंढने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय और धैर्य चाहिए होता है। यह ज़रूरी है कि आप उन सभी संभावित जगहों को ध्यान से देखें जहां वह हो सकता है और जल्दी में कोई निष्कर्ष न निकालें। अगर आप धैर्य और दृढ़ता दिखाएंगे तो आप निश्चित रूप से वह चीज़ ढूंढ लेंगे जिसकी आपको तलाश है। इसके अलावा उनके पास दांत भी है, और ये सिर्फ अलग अलग दांत नहीं हैं, बल्कि पूरा सेट है जो अच्छे स्वास्थ्य और सही देखभाल का संकेत देता है। वह अब भी अपनी जगह पर है। मनुष्य की शारीरिक रचना में, उदाहरण के लिए, इस सीलबंद जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? डर। सीलबंद जांघ की हड्डी।
ये जांघ हमारी तुलना में लगभग 2 गुना बड़ी है। तो इसका मतलब है कि उनकी हड्डियां हमारी हड्डियों से लंबी थीं। हाँ, 2 गुना। उसने बताया कि लगभग 20 या 25 साल पहले लोगों के एक समूह ने लगभग 10 खोपड़ियों को एक विशेष गुफा में दफनाया था, जो ठीक इसी स्थान पर स्थित है। हाँ, उसे यह घटना इतनी स्पष्टता से याद थी जैसे यह कल ही हुआ हो। उसने उस घटना की हर एक बात अपने मन में संजो कर रखी थी। और मेरे पिता ने मुझे अपनी मृत्यु से पहले यह बताया था कि जब वे लोग बुवाई के लिए जमीन खोद रहे थे तो उन्हें 3 लोग मिले जो बहुत गहराई में लगभग 3 मीटर नीचे दफनाए गए थे। उन्होंने उन्हें फिर से दफना दिया क्योंकि उनका मानना था कि हमारे धर्म में किसी व्यक्ति को निकालना और पुनर्जीवित करना अनुमति नहीं है। बस उसे दफना दो। हाँ, मैं समझता हूँ, और मुझे यह बहुत बहुत स्पष्ट रूप से याद है, सबसे छोटी छोटी बातों तक, जैसे यह सब कल ही हुआ हो। यह एक उज्जवल और स्थायी याद है जो मेरी स्मृति में रह गई है। तो फिर, और उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई। वह, तो सच कहूँ तो मुझे अभी खुद भी नहीं पता। शायद हम इसे ढूंढ सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है अगर हम थोड़ा इंतज़ार करें तो हम उसे ढूंढ लेंगे। हम उसे ढूंढ लेंगे क्योंकि मेरी माँ को कुछ वाकई अच्छे जगहों का पता है जहाँ वे बिकते हैं। ये तो स्वाभाविक ही था कि हमें इस घटना के बारे में सुनना बहुत दिलचस्प लगा, खासकर उस सफ़ेद कपड़ों वाले आदमी के बारे में जिसे हमने कई साल पहले देखा था। जमीन की खेती करने के लिए उन्हें उसे जोतना पड़ता था, और इस प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि उनकी जमीन कब्रों से भरी हुई थी। उसकी माँ ने कुछ हड्डियां और विशाल खोपड़ियां देखी थीं जिनका उसने हमें वर्णन किया था। ये स्पष्ट हो गया कि इन कब्रों में से कुछ कनानी थीं। लेकिन कुल मिलाकर हेब्रोन की इस पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह छोटी सी समतल जमीन दफनाने के लिए बहुत लोकप्रिय जगह थी, बहुत लंबे समय तक। लेकिन ऐसा क्यों था? क्योंकि इतिहास के शुरुआती समय से ही यह ज्ञात था कि यह अब्राहम की कब्र का स्थान था।